इंटीरियर डिजाइनर हायर करने के पहले भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक एक इंच को यूटिलाइज करना हमने स्टार्ट किया क्योंकि वो क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है? लोकेशन कैसी होनी चाहिए उस पे दिमाग जाने लगा। कोई भी क्लाइंट न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उन्हें किस टाइम पे इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? प्लास्टर होने के बाद डैमेज करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। कितना टाइम रखना चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए? मिनिमम 1 मंथ रखना चाहिए। कुछ लोग क्रिटिकल टाइम लेकर आपके पास आते हैं कि उनके घर में कोई मैरिज है और उनके बेटे का रूम बनवाना है, उनके बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बस वो छुट्टियों के 2 महीने में उन्हें पूरा घर बनवाना है। आज के मॉडर्न टाइम में जब भी कोई घर बनाता है तो घर के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इंटरनल डेकोरेशंस का भी उतना ही ध्यान रखता है, क्योंकि हर कोई चाहता है घर ऐसा बने जो भी देखे देखता ही रह जाए। तो मैं अश्विन मंडलोई आज शेफ विथ के इस पॉडकास्ट में उसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है इंटीरियर डिजाइन। और इस चर्चा में आज मेरे साथ हैं इंदौर की जानी मानी एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर कम स्टाइलिस्ट भूमिका चेनानी जी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में और इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में कुछ बताइए आप। माई नेम इज़ भूमिका चैनानी। भूमिका मीन्स रोल प्लेइंग, और मैं इंटीरियर डिज़ाइन में लास्ट 22 ईयर्स से हूँ और अपना रोल बेस्ट फॉर्म में प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। इन 22 ईयर्स के बीच में 3 साल करीब मैंने मुंबई में काम किया है। एंड जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगा इंदौर में काम करते करते कि इंदौर में एक डिज़ाइनर वाला जो पर्सपेक्टिव है वो इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में थोड़ा सा कहीं लैकिंग है। सो मैंने प्रेफर किया एक बेस्ट सिटी में जाकर काम करना, जहाँ से मैं वहाँ की प्रैक्टिसेस को, वहाँ के डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव को और वहाँ की लेटेस्ट सिस्टम्स को यहाँ पर अपना सकूँ। मैम, अगर किसी को घर का इंटीरियर डिजाइन कराना है तो उसे डिजाइन कराने में कितने प्रकार की ड्राइंग्स और डिजाइन्स लगती है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए? देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी की लाइफ में, माना जाए या ना माना जाए, इन्वॉल्व हो ही जाता है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, हर वो जगह हमें कंफर्टेबल भी चाहिए होती है और प्लीजिंग भी चाहिए होती है, अट्रैक्टिव भी चाहिए होती है। अगर वो कंफर्टेबल होगी तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत स्मूथली चलती रहती है। और अगर वो प्लीजिंग और ब्यूटीफुल होगी तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा बनी रहती है। मैम, आपने क्या डिफरेंस फील किया जब आप इंदौर में काम कर रहे थे और फिर मुंबई जाकर फिर वापस इंदौर में आकर काम करने में? मुंबई इंदौर में एक मेन डिफरेंस है कि टाइम मुंबई में बहुत लिमिटेड होता है, तो वहाँ जितने शॉर्ट टाइम में प्रोजेक्ट्स फिनिश होते हैं, यहाँ उसकी केयर करना, यहीं रह के केयर करना सीखना बहुत डिफिकल्ट था। वहाँ से जब हम प्रैक्टिस करके आए तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड टाइम में हम प्रोजेक्ट्स फिनिश करने लगे। सेकेंड डिफरेंस है कि मुंबई में टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इनको अपनाने में लोग हेजिटेट नहीं करते, यहाँ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको कन्विंस करने के लिए वैसे प्रोजेक्ट्स करना ज़रूरी था। तो वहाँ जो प्रोजेक्ट्स हमने किए, वहाँ स्पेस का यूटिलाइजेशन, एक एक इंच को यूटिलाइज करना हमने स्टार्ट किया क्योंकि वो क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी। यहाँ स्पेसेस बड़े होते हैं उसके बाद भी यूटिलाइज नहीं होते, और छोटे होते हैं तो यूटिलाइज करने में ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो हम इतनी स्पेस में दे ही नहीं पाए। स्पेस कम नहीं होती है, स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए एक डिज़ाइनर को थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मुंबई ने एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना सिखा दिया। मुंबई ने टाइमलाइंस फास्ट अचीव करवाना शुरू कर दिया। हमने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को रिसर्च के बेसिस पे लेना शुरू किया। हम इंदौर में रह के अब इतना रिसर्च और स्टडी कर लेते हैं कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट इंदौर में अवेलेबल नहीं भी है तो हम वो पूरी दुनिया में कहीं से भी फेच करके यहाँ ला सकते हैं। क्योंकि मुंबई के कल्चर में भी यही था कि मुंबई बीइंग अ सेंट्रली लोकेटेड सिटी, वहाँ प्रोडक्ट्स पूरे ग्लोब से फ्लो करते हैं। सो इंदौर में भी ये जो कल्चर अब आया है, ये मैं काफ़ी टाइम पहले ला चुकी थी अपने प्रोजेक्ट्स। मैम, इंटीरियर डिजाइनिंग में बेसिक किन किन ड्राइंग्स एंड डिजाइन्स का रिक्वायरमेंट होता है? देखिए, सबसे पहले प्लानिंग
आती है. सो लेआउट प्लान इज़ द फर्स्ट ड्राइंग. लेआउट प्लान में हमेशा 2 से 3 ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं बनाना. सो हर डिज़ाइनर को कोशिश करनी चाहिए कि जितने ऑप्शंस वो बना पा रहा है, इंटरनली अगर मैं देखूं तो मैं मिनिमम 7 to 8 ऑप्शंस बनाने की कोशिश करती हूँ हर प्रोजेक्ट में. वो 7 to 8 2D लेआउट में 2D लेआउट में 7 to 8 ऑप्शंस बनाते बनाते जो हमारा लास्ट 3 ऑप्शंस शॉर्टलिस्टेड वर्किंग होती है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट निकल के आते हैं. और उन 3 ऑप्शंस को जब क्लाइंट के सामने रखा जाता है तो क्लाइंट के पास एक डिसीजन मेकिंग के लिए कंपैरिजन स्टैंड आउट हो जाता है. कंपेयर करने के बाद आगे बढ़ना इज़ ऑलवेज द बेस्ट. सेकेंड ड्राइंग आती है लेआउट के अकॉर्डिंग सर्विसेज. सो सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, सैनिटरी प्लम्बिंग सर्विसेज एंड हीटिंग वेंटिलेशन सर्विसेज. स्पेस की डोर्स और विंडो लोकेशंस ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं, तो वहाँ से कितनी डे लाइट आ रही है वो भी फिक्स हो जाता है. कौन से ओरिएंटेशन से लाइट आ रही है, वेस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है या साउथ से आ रही है. सो स्पेस का टेम्परेचर भी सेट हो जाता है कि अगर ये स्पेस बहुत ज़्यादा हीटअप होने वाली है तो इसको किस टाइप के एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इस स्पेस में किस टाइप की कलर स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी, इस स्पेस में आर्टिफिशियल लाइट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल लाइट दिन में कभी ऑन करने की ज़रूरत है भी या सिर्फ 6 बजे के बाद लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो बेस्ड होती हैं हमारे प्लान और साइट के स्टडी पे और एनवायरनमेंट पे. तो हमारी सर्विस ड्राइंग्स सेकंड नंबर पर आती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में स्विच बोर्ड लोकेशंस, लाइटिंग लोकेशंस फिक्स हो जाती हैं. फॉल सीलिंग ड्राइंग्स एंड दी फर्नीचर ड्राइंग्स एज वेल एज एलिवेशंस. सो फॉल सीलिंग, फर्नीचर और एलिवेशंस जो हैं ये तीनों कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए. जैसे आपने अगर कहीं कोई बुक शेल्फ प्लान किया है, कोई स्टडी टेबल प्लान की है तो उस पर राइट लाइटिंग राइट लोकेशन से आएगी तभी वो इफेक्टिव होगा. आपने जहाँ बेड प्लान किया है, बेड के डायरेक्ट ऊपर अगर आप लाइट लगा देंगे तो जैसे ही आप लेटते हैं अगर आपने लाइट ऑफ नहीं किया है तो वो आपके आइज़ पे ग्लेयर कॉज करेगा. आप बेड के आसपास इतने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्रोवाइड कर दें कि आपको ड्यूरिंग योर लाइंग डाउन पोजीशन जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो. आपको आधी रात को अगर फ़ैन कम करना है, एसी कम करना है, कोई लाइट ऑन करनी है, डिम करनी है, ऑफ करनी है, वो सारे प्रोविजंस सेकेंड जो सर्विस ड्राइंग्स हैं उसमें आ जाते हैं. और फिर आती है मटेरियल ड्राइंग्स जैसे टाइलिंग लेआउट हो गया और वॉल्स ट्रीटमेंट्स में अगर कोई पैनलिंग्स हैं, कोई आर्ट पीसेस हैं या कोई कैबिनेट्स हैं, उसके साथ साथ जितना भी फर्नीचर है वो सब एलिवेशंस का पार्ट बन जाता है. देन वंस वी डिज़ाइन द कॉन्सेप्ट एज पर लेआउट एंड द एलिवेशंस, फिर आता है 3D का रोल. क्योंकि 3D अगर पहले बना लिया जाए तो प्रपोर्शनेटली वो 3D हमारी साइट के साथ अलाइंड है या नहीं अलाइंड है उसका समझ में नहीं आता. हमने एक बेड डिज़ाइन कर लिया और हमारी वॉल स्पेस जो है मान लीजिए 12 फीट की है, बेड 6 फीट का है और हमने जो 3D में बेड पुटअप किया वो 8 फीट का दिखाने के बाद ब्यूटीफुल लग रहा था. तो सेम 3D वाला लुक एक्चुअली स्पेस के प्रपोर्शन में एज इट इज़ फिट होगा नहीं होगा, बिकम्स वेरी डाइसी. तो मेरा तो यही पैटर्न ऑफ वर्किंग है कि पहले हम 2D ड्राइंग्स पे वर्क करते हैं, 2D ड्राइंग्स की डिटेलिंग सारी हो जाती है, फिर हम 3D ड्राइंग्स पे वर्क करते हैं और फाइनल 3D जो है वो होता है क्लाइंट के फाइनल लुक के लिए कि उसको फाइनल लुक क्या मिलने वाला है. मैम आपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बताया, अभी आप ये बताइए कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है? जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत क्राफ्टी थी. पेपर क्राफ्ट करना, इनफैक्ट छोटे छोटे आर्टिकल्स को जॉइन करना, पेंटिंग करना, ये मेरा शौक होता था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू दीज थिंग्स, सो फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इनको कहाँ रखूँ, क्योंकि कुछ अच्छा बनाया है तो उसको कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ फैमिली देखे, फ्रेंड्स देखें, जो लोग आए वो देखें, उसकी तारीफ़ करें. सो राइट लोकेशन कैसी होनी चाहिए उस पर दिमाग जाने लगा. फिर पेंटिंग्स बनने लगी, अच्छी बनने लगी, तो ऐसा लगा कि इसके लिए वॉल भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए. ग्रेजुअली सिर्फ एक वॉल अच्छी होने से काम नहीं चलता है, तो रूम भी अच्छा होना चाहिए. एंड ऑल दीज थॉट्स इंस्पायर्ड मी दैट आई शुड परस्यू अ करियर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. आप इतने समय से मैम काम कर रहे हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपके लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किस टाइप के होते हैं और आप उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं लो बजट प्रोजेक्ट्स.
बिकॉज लो बजट प्रोजेक्ट में भी क्लाइंट की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो एवरी क्लाइंट ऑफ कोर्स कम्स टू अस फॉर ब्यूटिफुल इंटीरियर्स. और दूसरा एक चैलेंज होता है टाइम. कुछ लोग बहुत ही क्रिटिकल टाइम लेकर आपके पास आते हैं कि उनके घर में कोई मैरिज है और उनके बेटे का रूम बनवाना है, या उनके बच्चों की छुट्टियां हैं तो बस वो छुट्टियों के 2 महीने में उन्हें पूरा घर बनवाना है. मतलब मेन बजट एंड टाइम, यस. ये आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन आप हैंडल करते हैं उसे. अभी एक आपका जो आंसर था उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो एक मिड में होगा कि रहते हुए प्लान कर लिया कि बेडरूम करना है या फिर छुट्टियां हैं, लेकिन अगर कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई भी क्लाइंट न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उन्हें किस टाइम पे इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? न्यू कंस्ट्रक्शन में राइट स्टेज होती है ब्रिक वर्क. जैसे ही आपका ब्रिक वर्क ख़त्म हो जाता है, प्लास्टर की स्टेज आती है, उसके पहले आप इंटीरियर डिज़ाइनर को अपॉइंट कर लें. उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं. एक, आर्किटेक्ट ने जो आपको इंटीरियर लेआउट दिया है उस पर डिटेल वर्किंग इनिशियल लेवल पे अगर हो जाएगी, तो अगर कहीं कोई डोर विंडो में साइज़ का या लोकेशन का चेंज करना है तो वो पॉसिबल होता है, क्योंकि प्लास्टर नहीं हुआ होता है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक ड्रेसिंग रूम जिसमें हमें 2 वॉल्स मिल रही हैं, लेकिन डोर की जो फर्स्ट पोजीशन आर्किटेक्ट ने डिसाइड की है उसके हिसाब से एक वॉल पे फुल वार्डरोब आ पा रही है और दूसरी वॉल पर वार्डरोब की डेप्थ कम करनी पड़ रही है. 2 फीट की जगह 1 फीट का ही वार्डरोब आ पा रहा है. तो डोर की लोकेशन चेंज करने से एक एल शेप वार्डरोब बनाया जा सकता है. तो ऐसे छोटे मोटे जो सिविल चेंजेस हैं वो तब करना पॉसिबल होते हैं. प्लास्टर होने के बाद डैमेज करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. दूसरा एक बेनिफिट होता है कि प्लास्टर होने के पहले इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस और स्विच बोर्ड्स जो हैं, स्विच बॉक्सेस जो हैं, वो गलाए जाते हैं वॉल्स में. तो इंटीरियर लेआउट के हिसाब से स्विच प्लेट्स की लोकेशंस, लाइट पॉइंट्स की लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, और एक जनरल जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाते टाइम जो लोकेशंस देता है वो डिफरेंट होती हैं. उन लोकेशंस को बाद में प्लास्टर होने के बाद शिफ्ट करने से आपकी वॉल का प्लास्टर जो है उसमें पैच वर्क हो जाता है, और वो पैच वर्क अल्टीमेटली बाद में या तो वर्कमैनशिप की वजह से क्रैक दिखाने लगता है या अलग से स्टैंड आउट करता है. सो राइट स्टेज इज ब्रिक वर्क. एंड टाइम भी उसमें लगता ही है, मतलब पहले प्लास्टर किया, फिर ब्रिक वर्क, वापस फिर इलेक्ट्रिक वर्क किया, फिर प्लास्टर किया, तो वो टाइम का भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है. हाँ, अभी आपने बताया कि ब्रिक वर्क के समय पे इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेना चाहिए, उसके पहले कर सकते हैं? उसके पहले करेंगे तो एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपकी डोर विंडो ओपनिंग्स बनी ही नहीं है. इंटीरियर डिज़ाइनर अपने लेआउट के हिसाब से वो ओपनिंग्स डिसाइड करके देगा और आर्किटेक्ट उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा. और डिजाइनिंग के लिए कितना मिनिमम कितना टाइम रखना चाहिए कि यार इतना, मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट ना हो, मिनिमम कितना टाइम रखना चाहिए इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए? देखिए, इफ़ इट इज़ अ 3 बेडरूम हॉल फ्लैट और अ बंगलो, डिज़ाइन के लिए मिनिमम 1 मंथ रखना चाहिए. उस 1 मंथ में क्लाइंट को भी सूटेबल टाइम मिल जाता है चीज़ों को सोच के समझ के डिज़ाइनर को बताने का, और डिज़ाइनर को भी सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो काम शुरू करने के पहले अपनी सारी तैयारी कर सके, ड्राइंग्स रेडी कर सके. मैम, आज के मॉडर्न टाइम में जहाँ क्लाइंट बहुत स्मार्ट है पर उतने अवेयर नहीं, तो जब आप ऐसे क्लाइंट से डील करती हैं तो आप उन्हें कैसे गाइड करती हैं? अवेयरनेस में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला तो डिज़ाइन टेस्ट अवेयरनेस है ना. किसी क्लाइंट का टेस्ट ही डेवलप नहीं है, उसे जो दिखता है, आज जो दिखता है वो भी अच्छा लगता है, वो कल कहीं जाएगा जहाँ वो कुछ और देखेगा वो भी अच्छा लगेगा. तो उनकी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं होती है. तो एक अवेयरनेस तो क्लाइंट के लिए हमें ये क्रिएट करना ज़रूरी होती है कि आप अपनी चॉइस को स्पेसिफिक कर लें. चॉइस स्पेसिफिक करने के लिए उन्हें इंटीरियर स्टाइल्स का नॉलेज नहीं होता. तो इंटीरियर स्टाइल्स बहुत ही टिपिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि इस स्टाइल में ऐसे ही डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ होंगे, यही कलर स्कीम यूज़ होगी, ऐसा ही फर्नीचर स्टाइल यूज़ होगा. तो वो चीज़ें क्लाइंट को बता देने से क्लाइंट को लगता है कि इन्हें हमसे कुछ ज़्यादा पता है, तो हमें इनको फॉलो कर लेना चाहिए. और दूसरी अवेयरनेस होती है टेक्निकलिटीज़ की. क्लाइंट को ऊपर ऊपर से चीज़ें देख के ब्यूटीफुल है नहीं है
ये जज करना या कभी कभी समझना आ भी जाता है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती हैं। टेक्निकलिटीज़ में क्वालिटी बहुत मैटर करती है और टेक्निकल स्किल और प्रोडक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को क्लाइंट तक राइट कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं फॉलो कर लेती हूँ, और क्लाइंट आसानी से फिर उसको समझ भी जाते हैं कि ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, बेटर है मैडम ही डिज़ाइन कर लें। हाँ, और एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर आप जो भी बोलेंगे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसी बात पर अगर हम कंटिन्यू करें तो क्लाइंट को जब थीम एंड बजट डिसाइड करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हम इंटीरियर थीम की बात करते हैं तो क्लाइंट को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। किसी का नेचर एग्रेसिव शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, किसी का नेचर बहुत काम एंड क्वाइट हो सकता है, किसी का नेचर बहुत फन लविंग हो सकता है, किसी का नेचर हो सकता है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता रहता हो, हर बार कुछ नई चीज़ निकाल के लाता हो, कहीं से कुछ मार्केट से पिक करके लाता हो। कोई होता है जो टेक्नोलॉजी फ्रीक होता है कि हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी का, एक नया हेडफोन चाहिए, एक नया मोबाइल, एक नई वॉच, कुछ ना कुछ नया। जैसा नेचर होता है, सपोज एक क्वाइट एंड काम नेचर वाला पर्सन है, उसको अगर मैं एकदम वाइब्रेंट सा रूम दे दूंगी तो उसके नेचर के साथ वो जेल नहीं करेगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। कोई बहुत स्टाइलिश होगा और उसको बहुत सिंपल, स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ स्टाइलिश एलिमेंट्स का स्कोप ही नहीं होगा, तो उसके लिए भी वो आईज के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाएगा या उसके नेचर के साथ जेल करेगा नहीं उसका स्पेस। और कोई बात एग्रेसिव है और उसको मैं एकदम स्टाइलिश सा स्पेस दे दूँ, उसमें कहीं थोड़ा बहुत वाइब्रेंसी ऐड कर दूँ, तो वो उसके एग्रेसिव नेचर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्लाइंट के लिए ये सोचना कि उसके नेचर के साथ कैसा इंटीरियर जेल करेगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अपने डिज़ाइनर को ये बताए कि मैम, सर, मेरा ये नेचर है, मेरी ये लाइफस्टाइल है। और जब हम नेचर को समझ लेते हैं, लाइफस्टाइल को समझ लेते हैं, तो उसके हिसाब से इंटीरियर स्टाइल चूज़ करना या सजेस्ट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और क्लाइंट को भी ये समझ में आने लगता है कि हाँ, मैं ऐसे स्पेस में ही कंफर्टेबल फील करूँगा जिसमें मेरे चॉइस का या मेरे नेचर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन प्लान्ड हो। अवेयर करने के लिए क्लाइंट को, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट खुद से अपने लाइफस्टाइल और अपने नेचर को एनालाइज करे, चीज़ों को लिस्ट डाउन करे और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर से मिले। जहाँ तक बात आती है बजट की, तो बजट में हर क्लाइंट कुछ ख्वाहिशें लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। तो उसको पता है कि उसको कैसा किस स्टाइल का बेड पसंद आता है, एकदम फुली कुशन बेड अच्छा लगता है या नेचुरल वुड वाला लुक पसंद है। तो वो वैसे पीसेस ऑफ फर्नीचर जो उसको पसंद आते हैं, उनके मार्केट रेट्स पहले पता करें, क्योंकि क्लाइंट के लिए बहुत आसान है फर्नीचर को आइडेंटिफाई करना कि मेरे रूम में क्या क्या फर्नीचर पीस होगा। बाकी चीज़ें एक इंटीरियर डिज़ाइनर बेटर समझ सकता है कि इस स्टाइल ऑफ फर्नीचर के साथ वॉल डेकोर कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। क्लाइंट कभी कभी लाइटिंग भी चूज़ कर लेता है कि मुझे ऐसी लाइट्स चाहिए अपने रूम में, तो वो उन चीज़ों के बेसिक रेट्स पता कर ले। उन चीज़ों के बेसिक रेट्स पता करने के बाद अपना बजट जो भी तय करे, उसमें एटलीस्ट 40% एडिशनल कॉस्ट रख ले, जो कि एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो वॉल बैकग्राउंड हो, सीलिंग हो, कर्टन्स हो, आर्टिफैक्ट्स हो, फ्लोरिंग हो, कार्पेट्स हो। तो फर्नीचर के अलावा फर्नीचर होल्ड्स सम 50 to 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और बाकी 40% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो जाती है बाकी एलिमेंट्स पे। तो इस तरीके से क्लाइंट अपना बजट मेकअप कर सकता है। देन इट इज़ द डिज़ाइनर्स रोल कि क्लाइंट की जो चॉइस है, उसका जो टेस्ट है, उसके हिसाब से उसका बजट कहाँ तक जाएगा। तो क्लाइंट इजीली कंपेयर भी कर पाएगा कि मैंने इतना बजट तय किया है और ये कह रहे हैं इतना बजट, तो उसका जो कंफर्ट जोन होता है फिर वो कंफर्ट जोन ओपन कर दे अपने डिजाइनर के सामने। दैट इज द वे अ प्रोजेक्ट कैन बी टेकन अप। इसमें हम आगे बात करते हैं मैम, तो एक इंटीरियर डिजाइन एग्जीक्यूशन के बाद में उसकी एटलीस्ट लाइफ कितनी होती है? देखिए, इंटीरियर्स करवाने के लिए
ऑलरेडी क्लाइंट अपना बजट प्रेपरेशन काफ़ी पहले से शुरू कर देता है. मतलब कुछ लोगों को 1 साल और कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं बजट प्रिपेयर करने में. तो मेरा मानना है कि 5 इयर्स जो इनिशियल स्टेज होता है प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, तब तक तो प्रोजेक्ट एकदम न्यू होता है. और 5 इयर्स के बाद वो थोड़ा थोड़ा मोनोटोनस होना या बोर होना शुरू हो सकता है उस डिज़ाइन से. तो 10 इयर्स 15 इयर्स एक इंटीरियर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एवरेजली मानी जानी चाहिए. लेकिन अगर विद इन अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स, मान लीजिए 5 साल तो नया नया लग रहा है, अगले 5 साल में कभी बोरिंग वाली फीलिंग आ जाए किसी को या मोनोटोनस लगने लगे स्पेस, तो इंटीरियर स्टाइलिंग एक और तरीका है जिससे स्पेस का शॉर्ट फॉर्मेट पे मेकओवर किया जा सकता है कि उसके मेजर पीसेस ऑफ फर्नीचर हैं वो वैसे ही रहें, कुछ कुशन्स में चेंज हो जाए, कर्टन्स में चेंज हो जाए, कलर स्कीम, लाइटिंग, आर्टिफैक्ट्स, उन चीज़ों में चेंज करके, मतलब इंटीरियर स्टाइलिंग के हेल्प से इंटीरियर प्रोजेक्ट में एक न्यू लुक दे सकते हैं. क्रिएट किया जा सके. सो आई ऑल्सो डू इंटीरियर स्टाइलिंग प्रोजेक्ट्स. जनरली मैं इंटीरियर स्टाइलिंग जो करती हूँ वो अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स के लिए ही करती हूँ. प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीशन के बाद जो उसमें हाइलाइट्स, आर्ट पीसेस, कार्पेट रग्स या प्लांट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो हम इंटीरियर स्टाइल के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग में कर सकते हैं. में करते हैं. ये टाइम की हुई बात कि इतना टाइम लेके चलना चाहिए. बजट्स पे भी डिपेंड करता है. अगर ज़्यादा बजट है तो वो रेंडमली भी फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जब साइट पे एग्जीक्यूशन होता है, हमने डिज़ाइनिंग किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग से डिज़ाइन हुआ, आपका सुपरविजन भी, बट फिर भी क्लाइंट को एग्जीक्यूशन के समय पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? एग्जीक्यूशन के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर की राइट चॉइस, कॉन्ट्रैक्टर का स्किल्ड लेबर. ओके. आपने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते टाइम ये समझ लेना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्टर की फिनिशिंग कैसी आएगी, तो आप उसकी कोई फिनिश्ड साइट देख कर आएँ. और फिनिश्ड साइट सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में काम नहीं होता. मतलब जो भी उसने काम किया है वो अगर ओपनेबल है, तो सपोज कोई वार्डरोब है या किचन के ड्रॉर्स हैं, आप ओपन करके देखिए कि उसकी हार्डवेयर फिटिंग कैसी है. आप ये समझें कि उस फिनिश में कहीं कोई आपको अंडुलेशंस तो नहीं दिख रहे हैं. एग्जीक्यूशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर की स्किल और दूसरा मटेरियल की क्वालिटी, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखने से प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है. कॉन्ट्रैक्टर की प्रीवियस साइट्स विजिट की जाए और प्रीवियस उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी फीडबैक लेके डिसाइड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का काम ये बहुत कैसा है. ज़रूरी है कि जो प्रीवियस क्लाइंट है जिसको उस कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दी है, उससे इंटरैक्ट किया जाए, उससे समझा जाए कि उसने कितने टाइम में वो काम किया, उसने काम करते समय कितना मटेरियल वेस्टेज कितना मटेरियल निकला, और कितना काम उसको दोबारा करना पड़ा. ये सब चीज़ें अगर हम किसी से फीडबैक ले लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना और राइट कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करना थोड़ा इजी हो जाता है. एज इट इज मटेरियल में भी आता है कि आप मटेरियल ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, आपको मटेरियल की क्वालिटी पता होना चाहिए. तो आइदर आप उसको देख पाएं या फिर आप एक्सपीरियंस, फिर वही बात आती है कि आप किसी प्रोफेशनल के सजेशन से ही मटेरियल लें. देखिए, हर प्रोडक्ट की, हर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ उनके टेक्निकल ब्रोशर्स में स्पेसिफाइड रहती हैं. तो आप जो भी मटेरियल ले रहे हैं, कोशिश करें कि उसके वेंडर से आप उस कंपनी की जो भी टेक्निकल शीट्स हैं वो ले लें. टेक्निकल शीट्स में प्रॉपर्टी स्टडी कर लें कि मटेरियल वाटरप्रूफ है क्या, कौन से इंग्रेडिएंट से, कौन से कॉम्पोजिशन से बना है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, मटेरियल की लाइफ वो क्या गारंटी वारंटी दे रहे हैं. ये सब चीज़ें देख लेने से एग्जीक्यूशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है. मतलब हर जगह एक्सरसाइज और स्टडी करना क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है. आइदर मटेरियल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर डिज़ाइनिंग हो. या तो क्लाइंट अपने आप से स्टडी कर ले, या फिर वो डिज़ाइनर ही ऐसा चुने जो डिज़ाइनर उसको इन सब चीज़ों में बेस्ट असिस्टेंस दे. वो डिज़ाइनर अगर ऑलरेडी छना हुआ होगा, उसने हर
मटेरियल के साथ इतना एक्सपीरियंस ले लिया होगा कि वो आपको कोई गलत चीज़ सजेस्ट ही नहीं करेगा, तो आप उस आर्किटेक्ट या उस डिज़ाइनर के ऊपर फुल ट्रस्ट करें। और जो मटेरियल वो कह रहा है, आप चाहे वो कहीं से भी लें, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी वही इंश्योर करें जैसा उन्होंने स्पेसिफाई किया है। मैम, जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनर हायर करने के पहले भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिसको आप हायर कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस